अमित, ओके देन लेट्स डू समथिंग के सिलेबस को स्पीड अप किया जाए, ठीक है। महेंद्र बेटा डोंट वरी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। नहीं, आज संडे को भी छुट्टी नहीं की है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये पढ़ना है, हमें कवर करना है, बेसिसिटी समझनी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा जैसे मैंने संडे को छुट्टी नहीं की है और आप भी यहां बैठे हैं, तो यहां पर फोकस करिए और साथ साथ में लिखते चलना है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक अ मूवी कि आप बैठ के देखते रहेंगे और सब कुछ समझ आएगा। यू नीड टू राइट इट डाउन, और मैं बहुत ध्यान से आराम आराम से एक एक टॉपिक कवर करने वाला हूं, सो दैट हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ आए। देखिए, तो ये आपके पास अमीन है, ये एज अ बेस काम कर रहा है। तो बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है एसिड के साथ रिएक्ट करना। एसिड जैसे यहां पर H पॉजिटिव है, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके H पॉजिटिव के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये बना रहा है RNH3 पॉजिटिव। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेस H पॉजिटिव गेन करके बनता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड H पॉजिटिव छोड़ के बनता है कॉन्जुगेट बेस। समझे? तो कई बार बच्चों को ये चीज याद नहीं रहती है, एक्चुअली वहां पे कुछ और लिखना है। चलो ठीक है, आपको ये पता ही है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ऊपर लिखता हूं। तो कई बार बच्चों को ये याद नहीं रहता सर कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। तो ये सिंपल सा तरीका है। बेस का काम क्या होता है? H पॉजिटिव गेन करना। अगर उसने अपना काम कर दिया तो अपना वो कॉन्जुगेट बन गया। तो बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा बेस होता है। तो एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव छोड़ना। तो जैसे वो अपना काम कर देगा, अपने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो अपना काम कर लेते हैं, वो अपने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब भी आप कोई एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, फेवरेबल है कि नहीं है, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट में एसिड और बेस बन रहे हैं वो कंपैरेटिवली वीक होने चाहिए। मतलब यहां पर बेस और ये वाला बेस अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट का बेस रिएक्टेंट से वीक होना चाहिए, प्रोडक्ट का एसिड भी रिएक्टेंट से वीक होना चाहिए। तो अगर कोई रिएक्शन वीकर एसिड और वीकर बेस जनरेट कर रहा है तभी वो होना चाहिए, तभी वो फेवरेबल होगा, राइट। तो अगर आप इसकी बात करें RNH3 पॉजिटिव, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, बेटा इसका pK है 10 से 11 की रेंज में, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एसिड था, अगर उसका pKa 10 से कम है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो इस प्रोडक्ट को फेवर करने के लिए जो ये एसिड है, इसका pKa 10 से कम होना चाहिए, क्योंकि जब 10 से कम होगा इसका pKa वैल्यू, तब उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट का एसिड होगा स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट का एसिड होगा वीक, रिएक्शन हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ऑफ pKa ऑफ मैनी प्रोटोनेटेड अमीन्स, जो प्रोटोनेटेड अमीन्स है, मैक्सिमम का जो pKa वैल्यू है वो 10 से 11 के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग एसिड है रिएक्टेंट का, इसका जो pKa है दैट शुड बी लेस देन 10 फॉर इक्विलिब्रियम टू फेवर द प्रोडक्ट्स, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, प्रोडक्ट्स को फेवर करे, ठीक है। लुईस एसिड अविरल बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, कमी है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की, वो चाहते हैं कि कोई उनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर ले, डोनेट कर दे, उनको बोलते हैं लुईस एसिड। वो न्यूट्रल भी होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, न्यूट्रल थे पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जैसे कि BeCl2, AlCl3 न्यूट्रल हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो तो दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी आपके लुईस एसिड में आ जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, अब देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, तो यहां पे आपने CH3CH2NH2 को, ठीक है, इथेन अमीन है या इथाइल अमीन, तो इथेन अमीन को आप HCl से ट्रीट करो। यार HCl का जो pKa -7 है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2NH3 पॉजिटिव, इसका pKa 10.8 और क्लोराइड। तो देखो ये जो एसिड है और इस एसिड के कंपैरिजन में ये वाला एसिड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एसिड आपका वीकर है, राइट। वैसे ही बेस अगर आप कंपेयर करेंगे तो Cl नेगेटिव एक वीक बेस होता है। क्यों? जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही वीक होगा। तो इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल है। तो फॉरवर्ड वाला एरो लंबा है, बैकवर्ड वाला एरो छोटा है।
ओके, फिर दूसरा ये 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन भी काफी बेसिक होते हैं क्योंकि तीनों तरफ से इसको डोनेटिंग इफेक्ट मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मली जो आपके जैसे एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, इसका पीके कितना होता है 4.76, दैट इज 4.8 कर लो अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोटोनेटेड अमीन, इसका पीके आ रहा है 11, तो ऑब्वियसली बात है इसका पीके यहां पर कम है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये कंपैरेटिवली वीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट में वीक एसिड बन रहा है और वीक बेस बन रहा है। अब आप बोलोगे सर वो वाला वीक बेस क्यों है? क्योंकि बेस उतना अच्छा होता है जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, पर ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में है, तो इसलिए उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, इसलिए ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी जाएगा। ठीक है, फेवरेबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन, तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखो ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है इसको यूज कर सकते हैं हम अमीन्स को बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से अलग करना है। मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, अमीन भी है और बाकी कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वहां पर है, और वहां से आपको अमीन्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जा सकता है। ये जो इसका रिएक्ट करने का बिहेवियर है इसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिकॉज अमीन्स आर प्रोटोनेटेड बाय एक्वस एसिड, ये जो एसिड्स हैं ये अमीन को प्रोटोनेट कर देते हैं, उसके ऊपर H पॉजिटिव गेन करवा देते हैं, इसीलिए अमीन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय एक्सट्रैक्शन यूजिंग अ सेपरेटरी फनल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने बच्चों ने किया हुआ है, राइट? बेटा साथ साथ में लिख के करो। रवि देखो बेटा ये सारी चीजें ये पुरानी है, वैसे ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में आप कवर कर लेते हैं बेसिसिटी, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मेरे को पता है कि भूल जाते हैं इन चीजों को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन, तो क्या करना है, जो एक्सट्रैक्शन है वो किसके बेसिस पे काम करता है? आप अमीन्स को बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना चाह रहे हैं, किसके बेसिस पे होगा? वो सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पे। और सॉल्युबिलिटी क्यों डिफर करेगी? सॉल्युबिलिटी इसलिए डिफर करेगी जैसे भी आप अमीन पे H पॉजिटिव का अटैक करवाते हो, है ना, जैसे कि आपके पास था RNH2, ये जब H पॉजिटिव गेन कर लिया तो ये RNH3 पॉजिटिव बन गया। ये जो आपके पास प्रोटोनेटेड अमीन है इसकी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ और थी और इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ और है। तो आफ्टर प्रोटोनेशन उसकी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसीलिए उसको यूज करके एक्सप्लॉइट करके आप सेपरेशन कर सकते हैं। देखिए तो ये है साइक्लोहेक्सेनामीन। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है पानी में क्योंकि अल्काइल पार्ट काफी बड़ा है, राइट? अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? वाटर रिपेलिंग होते हैं, तो इनसॉल्युबल है पानी में, बट कार्बन मतलब ये डाइक्लोरोमीथेन में सॉल्युबल है, CH2Cl2 में, दैट्स एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें सॉल्युबल है। अब इसको ट्रीट करते हैं HCl से, तो उससे क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन में क्या बन जाएगा? सॉल्ट। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया ये। अब ये आयंस आ गए, कैटायन एनायन, तो बेटा सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये पानी में सॉल्युबल हो गया और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो गया ये इनसॉल्युबल। तो देखो कितना स्टार्क डिफरेंस आ गया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इमीडिएटली इसकी सॉल्युबिलिटी में, जैसे आपने रिएक्शन करवाया। ठीक है, यस विवेक क्या बोल रहे हो? इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और इथेनॉल का देखो, इथेनॉल का जो pKa वैल्यू है दैट इज अराउंड 16, है ना? तो अगर आप प्रोडक्ट जो बनाओगे RNH3 पॉजिटिव, उसका pK वैल्यू 10 से 11, तो इथेनॉल का pK और भी ज्यादा है, मतलब वो वीकर एसिड है, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन उतना फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट का एसिड वीकर है, प्रोडक्ट का जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। ठीक है, विशेष पूछ रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके कार्बन पे अटैक क्यों नहीं किया? बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे जाके अटैक करता है
जब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। हम यहां बेसिसिटी का काम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा जब हम आगे इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है बेसिसिटी की, रिएक्शंस रिलेटेड टू दैट। ओके, यस आयुषी, some doubt in the reaction? What doubt in the reaction? बेटा डाउट क्या है वो तो बताओ। देखो ये क्लियर हो गया सबको, यहां तक का मामला क्लियर है, यहां तक का मामला क्लियर है ना। ये नाइट्रोजन ने इसको H पॉजिटिव को गेन किया, यहां पे ये बना, तो क्योंकि यहां पर ये इनसॉल्युबल था पानी में, ये हो गया सॉल्युबल पानी में। तो इस फंडे को हम यूज करेंगे। तो एन अमीन can be separated from other organic compounds by converting it into water soluble ammonium salt by acid base reaction। तो acid base reaction करवाओ, उसको water soluble ammonium salt में convert करो, उसके बाद क्या करेंगे देखो। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है सेपरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनामीन, जो पीछे देखा था ना, ये साइक्लोहेक्सेनामीन था, ये है, और साइक्लोहेक्सेनोल है, अमीन है और अल्कोहल है, इन दोनों को सेपरेट करना है बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? जो अल्कोहल है क्या वो बेसिक होता है? नहीं, राइट, अल्कोहल बेसिक नहीं होगा, वो H पॉजिटिव गेन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला काम लेंगे हम कि साइक्लोहेक्सेनामीन और साइक्लोहेक्सेनोल को एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम कर लेंगे डिसॉल्व। हो गया, डिसॉल्व हो गए दोनों, राइट। अब इसके बाद अब हम उसमें HCl डालेंगे, थोड़ा सा 10% HCl सॉल्यूशन। उससे क्या हो जाएगा, ये जो HCl है ये साइक्लोहेक्सेनामीन से रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट। वो सॉल्ट पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ना। देखो अगर यहां पे इसको ऐसे समझे, हमारे पास यहां पर 2 लेयर आ गई, ये वाटर है और ये आपका CH2Cl2 है, ठीक है। तो पहले सारा का सारा आपका इसमें था, CH2Cl2 में ही आपका साइक्लोहेक्सेनामीन, साइक्लोहेक्सेनोल दोनों इसी में डिसॉल्व थे। पर जैसे आपने HCl डाला है ना, वाटर कब आया, वाटर तो ऑब्वियस बात है पहले वाटर नहीं था, पहले सिर्फ ये था, पर आपने जब 10% HCl डाला तो बेटा 10% HCl का मतलब है वो एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो पानी भी तो आएगा। तो HCl अमीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और जो सॉल्ट है वो बोलता है कि अब मैं इसमें डिसॉल्व नहीं होऊंगा, अब मैं वाटर में डिसॉल्व होऊंगा अच्छे से, तो वो यहां से खिसक जाएगा सारा का सारा और वाटर वाली लेयर में चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो अमीन वाला पार्ट था, उसका जो सॉल्ट बना था, वो सारा का सारा खिसक के वाटर वाली लेयर में आ चुका है। अब वाटर क्योंकि हैवी होगा, नीचे रहेगी उसकी लेयर। फिर यहां से आपने जो स्टॉप कॉक था उसको ओपन किया, और जो वाटर वाली लेयर थी बस उसको ड्रेन कर लिया, और इस वाले पार्ट को जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसको रहने दिया। तो जो वाटर वाला पार्ट आपने ड्रेन कर लिया, उसमें क्या होगा, वो सॉल्ट होगा। सॉल्ट को वापस से हम साइक्लोहेक्सेनामीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पे हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो 2 लेयर बन गई, उनको सेपरेट कर दिया। तो जैसे ये है कि पहले आपने यहां पर CH2Cl2 जो था, ये है CH2Cl2, इसमें दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इसमें डिसॉल्व हो भी गए। उसके बाद डाला इसमें 10% HCl। तो 10% HCl डालने पे ये आ गया, ठीक है। तो 10% HCl डाल दिया। अब ये जो साइक्लोहेक्सेनामीन है ये क्या कर देगा, ये अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सॉल्ट सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा वाटर वाली लेयर में। फिर इस लेयर को अलग कर दिया, ड्रेन करके वो लेयर लग जाएगी बस। तो एक जो वाटर वाला पार्ट था उसमें आपका ये सॉल्ट आ जाएगा, और जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला पार्ट था उसमें आपका साइक्लोहेक्सेनोल आ जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ यू कैन यूज दिस रिएक्शन ऑफ अमीन्स टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। 11 उपाध्याय बेटा करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम भी करेंगे तुम लोग। मेरे को ये बताओ बेटा, एट ए टाइम में एक ही चीज करवा सकता हूं, राइट?
अब मैं आयनिक करवाऊंगा, फिर आधे बच्चे बोलते सर ऑर्गेनिक करवाओ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूं। देखो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है, वी नीड टू यूज इट बेस्ट ऑफ वे। तो आप चिंता मत करो, पॉइंट इज कि जो हो रहा है उसको अच्छे से कवर कर लो। वो दूर के मतलब ना कि दूसरे का बगीचा हमेशा ज्यादा हरा लगता है, वो काम मत करो। जो हो रहा है उस पर फोकस नहीं है, नहीं सर वो छूटा हुआ है, सर वो भी छूटा हुआ है, अरे वो भी छूटा हुआ है। अरे तो जो हो रहा है उसको तो पकड़ो, जो छूटा है वो तो नहीं है ना। वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो बेटा जो भी टॉपिक हाथ में है हम उसको कर लें पहले, ठीक है। चिंता नहीं करो, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर होंगी। बट द पॉइंट इज वो तभी अच्छा रहेगा अगर आप जो प्रेजेंटली मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको पूरा समझ के कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम अगर आप ये टेंशन लेंगे कि सर वो नहीं हुआ है, वो छूटा है, ना आपका फोकस यहां हो पाएगा ना आपका फोकस वहां हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, भरोसा रखो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं किया करो, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को पानी निकालना है। किससे? मिक्सचर से। 2 लेयर का जो मिक्सचर था उसमें से पानी निकालना है, ठीक है, ओके। बेटा सॉल्ट था, सॉल्ट में से वापस तुम कैसे साइक्लोहेक्सेनामीन कैसे बनाओगे? देखो क्या करोगे, हीट कर लो, HCl निकल जाएगा वहां से, ठीक है, सिंपल है। या उसको आप डाल दो स्लाइटली बेसिक मीडियम में डाल दो, स्लाइटली बेसिक मीडियम में डाल दोगे, वहां से H पॉजिटिव वो अपना छोड़ देगा, वापस से साइक्लोहेक्सेनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ समबडी मेंशन काकादेव कोचिंग के बारे में किसने पूछ लिया भाई? यस, एक जमाने में गया तो था मैं, बट फिर वहां दोबारा जाने की इच्छा नहीं हुई, जो देख के वहां पे किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एसिड बेस रिएक्शन, इंडिकेट वेदर इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जल्दी से ध्यान देना, यहाँ पे ये लोन पेयर है, स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है पर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो इसने इसका H पॉजिटिव गेन किया, तो इसको मैं पूरे को R मान लेता हूं, इस पूरे को, इसको R ग्रुप बोल देता हूं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी RNH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट, ठीक है। ये हो गया सेकंड वन। यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजोइक एसिड का pK कितना होता है? 4.20। 420 से याद रखो, बहुत 420 आदमी है ये, ठीक है। तो 4.20 है, इसको याद रखना है। ये नॉट श्योर आप लोगों को ये डॉट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ले, अब ये तो बेचारा दाग पड़ेगा, सर्फ एक्सेल से धोना पड़ेगा, ठीक है। 4.20, तो ये आपका बन जाएगा प्लस PHCO नेगेटिव, है ना। तो ये वाला तो फॉरवर्ड जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो आपका pKa आएगा वो रफली 11 आएगा, यहां पर इसका जो pK है वो -7 है, ठीक है। तो यस, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और वैसे यहां पर इसका pK 4.2 है, और यहां जो इसका pKa आएगा ये रफली 10 के आसपास होगा, क्योंकि 10 से 11 के बीच में होते हैं। तो हाँ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये कंपैरेटिवली वीक है, तो यस ये भी फॉरवर्ड जाएगा। थर्ड वाले की बात करें तो ये क्या है, देखो अब वाटर का pKa कितना है, इसका अराउंड 15.8 है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट में बनेगा दैट विल बी H पॉजिटिव गेन कर लिया इसने, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, इसका pKa कितना होगा, रफली 10 होगा इसका भी, है ना। तो बेटा जो रिएक्टेंट में एसिड है वो कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि pK उसका ज्यादा है, तो ये वीकर एसिड हुआ। तो अगर वीक एसिड रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में क्यों जाना है, रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा? तो रिएक्शन नॉट गोइंग फॉरवर्ड इन एप्रिशिएबल अमाउंट, ज्यादा फॉरवर्ड में जाने की इसकी टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। यस टू मिस्टर विवेक, क्या बोल रहे हो बेटा? व्हाट शुड आई डू, क्या हुआ, क्या समस्या है बताओ। 1 सेकेंड आप लोग इसको देखो जरा।
बेटा देखो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आपके डाउट्स भी साथ साथ में पढ़ूं और पढ़ाऊं भी, ठीक है। आई थिंक के यू विल अंडरस्टैंड दिस कि ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। तो बच्चे एक बार एक चीज़ पूछते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट के प्लीज़ रिप्लाई, तो यार वो हो नहीं पाएगा। वो कमेंट आपका कहाँ चला गया, कहाँ आपने पूछा था, मैं उसको ट्रेस करने में अगर लग जाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान दें, यही चीज़ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे आप शांति से पढ़ो, बट एक एक बच्चे का डाउट या क्वेरी वो नहीं हो सकती, ठीक है, उसको टैकल नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट वन, अब देखते हैं कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पे सब्स्टिट्यूएंट लगाने का क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपने जैसे कि पहले पढ़ा भी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि बेसिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हाई है, तो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। तो पहली बात, एनी फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे नाइट्रोजन पे वो बेसिसिटी भी बढ़ा देगा, और जो घटा दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बेसिसिटी को घटा देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी, विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी। ठीक है, बालकों यहां पर ध्यान दो जल्दी से, इधर प्लीज देखिए। अब अगर मैं सिंपल हम इसकी के बी वैल्यू लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अमोनिया का है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, तो पीकेबी अगर देखेंगे उसका तो वो 4.74 है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप लगाते जा रहे हो, ये मैंने सिर्फ प्राइमरी अल्काइल अमीन्स का यहां पर आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं मैं, तो जैसे आप मिथाइल अमीन करेंगे, क्या हुआ, हल्का सा डोनेटिंग इफेक्ट आया, प्लस सा इफेक्ट आया ना ये डोनेटिंग ग्रुप, तो पी के बी वैल्यू कम हुई, तो मतलब बेसिसिटी बड़ी है। इथाइल अमीन ऑलमोस्ट उतना ही है, ऑलमोस्ट, हाँ बोलने को ये 4.3 है, ये 4.4 है, तो इथाइल अमीन की बेसिसिटी मिथाइल अमीन से बेटर है, बट स्लाइटली, तो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, है ना। प्रोपाइल में, हाँ प्रोपाइल में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा आ गया कि ये और बेसिसिटी बढ़ गई। देन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या है, वो उतना नहीं है, एन प्रोपाइल इज बेटर डोनर, आइसोप्रोपाइल उतना अच्छा डोनर नहीं है, डिफरेंस, ठीक है। देन साइक्लोहेक्साइल ऑलमोस्ट उतना ही है, एन प्रोपाइल के आसपास का ही है, साइक्लोहेक्साइल भी। और बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन कोई खास बेसिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है, बेंजाइल अमीन क्या होता है, एनिलीन मत बोल देना इसको, बेंजाइल का मतलब है बेंजीन के बाद CH2 ग्रुप फिर NH2, तो बेटा ये जो बेंजीन है ये -I ग्रुप की तरह काम करता है, विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो बेसिसिटी को घटा देगा और पीकेबी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पर जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे बेसिसिटी बढ़ी, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, स्लाइटली विड्रॉइंग, उसने बेसिसिटी को क्या कर दिया, घटा दिया। अब इसके बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स इन गैस फेज, क्योंकि एक्वस फेज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक्वस फेज में क्या होगा, तो गैसेस फेज में सिंपल है, ये आपके पास 1 डिग्री अमीन है, ये आपके पास 2 डिग्री है, ये आपके पास 3 डिग्री है, तो बेटा 1 डिग्री में एक ही तरफ से डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, 2 डिग्री में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 तरफ से डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, 3 डिग्री में 3 मिथाइल लगे हैं, 3 तरफ से डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो जितना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट आएगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो सिंपल है 3 2 1, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो गैसेस फेज में सिंपल है, गैसेस फेज में आप सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट को लेके करेंगे, ठीक है। ओके, जितेंद्र ने पूछा है व्हाई सर बेंजीन इज अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप। बेटा बेंजीन की प्रॉब्लम देखो क्या है, ये राइट। अब इसकी जगह में चलो बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लेता हूं। दिक्कत यहां पर यह है कि ये वाला कार्बन आपका क्या है, sp3, पर ये वाला बेंजीन के सारे कार्बन क्या हैं, sp2, और sp2 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। यहां पर ये सारे ही sp3 हैं, नाइट्रोजन भी sp3 है, ये बाकी सारे भी sp3 हैं, है ना, पर यहां पर नाइट्रोजन sp3 है, बट उसके पीछे ये वाला कार्बन आ गया sp2। तो sp2 sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो विड्रॉ करेगा, इसलिए बेंजीन स्लाइटली विड्रॉइंग है, बड़ा स्ट्रांगली विड्रॉइंग नहीं है, स्लाइटली विड्रॉइंग है। और आप जो बोल रहे हो सर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा वो तो तभी डोनेट कर पाएगा ना जब ये रेजोनेंस में आएगा। यहां पर अभी ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे अपने वहां पे। दे कैन नॉट बी डोनेटेड, दे कैन नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, तो बेटा ये समझ आ गया, ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, एक्वस मीडियम में क्या होता है। देखिए गैसेस फेज में तो सिंपल था, गैसेस में जितना आप डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे बेसिसिटी बढ़ेगी, बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट एक्वस फेज कि पानी में अगर आपने डाल दिया तो पानी में क्या होगा बेटा, पानी में मामला बड़ा पानी पानी सा हो जाता है, राइट। क्या होता है, पानी में दो इफेक्ट काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। एक इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है और एक इफेक्ट उसको घटाता है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि कब कौन सा फैक्टर कितना डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, दो फैक्टर हैं। तो जैसे जब आप एक्वस मीडियम में बात करते हैं तो देखो लिखा भी है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमीन इन वाटर सिर्फ इससे नहीं डिफाइन होती कि कितनी जल्दी वो अपना लोन पेयर दे रहा है। नो, लोन पेयर देने के बाद जो वो बना वो कितना स्टेबल है। देखो अब ध्यान से यहां पर इस पे ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं। अब जैसे सिंपल आप बात करें NH3 की, तो NH3 को अगर आपने पानी में डाला तो पानी से क्या करेगा, वो पानी साथ क्या करेगा, वो H पॉजिटिव उठाएगा पानी से, है ना। तो NH3 प्लस H2O अगर मैं करता हूं तो दैट विल गिव मी NH4 पॉजिटिव। और चलो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो मैं टेट्राहेड्रल शेप बना नहीं रहा हूं पर ये टेट्राहेड्रल है, तो ये है मेरे पास NH4 पॉजिटिव, राइट। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कोई रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो जल्दी बनेगा, है ना। तो ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही ये अच्छा बेस, क्योंकि इसकी बेसिसिटी इस पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाता है। और रिएक्शन फॉरवर्ड तभी ज्यादा जाएगा जब जो प्रोडक्ट है वो काफी स्टेबल है। अब इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, इसको स्टेबलाइज करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, तो ये चारों हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकते हैं, राइट, कर सकते नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या है, मैक्सिमम H बॉन्डिंग है, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन यहां पे लगाए जा सकते थे और वो चारों के चारों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो ये बड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर ये बड़ा स्टेबलाइज है तो ये अच्छा बेस होना चाहिए, है ना, क्योंकि H बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, भाई बोलेगा जल्दी जल्दी बनाओ, चलो फॉरवर्ड जाते हैं, राइट। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप हम लगाने की ट्राई करते हैं। देखो बेटा जमशेद, इनऑर्गेनिक के लिए मैं लास्ट में मैं सलाह दूंगा आपको, इनऑर्गेनिक की चिंता नहीं करना। अभी मैं मतलब मोमेंटम नहीं ब्रेक करना चाहता, लास्ट में आपको सबको बच्चों को मैं गाइड करूंगा इनऑर्गेनिक को कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, तो प्लीज स्टे टिल द एंड। देखिए अब बात करते हैं हम CH3NH2 की। तो CH3NH2 में क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए, बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। यस, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी बढ़ी। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट था नहीं, तीनों हाइड्रोजन थे, राइट। तो यह इंडक्टिव इफेक्ट 0 था पर H बॉन्डिंग मैक्सिमम है, या इंडक्टिव इफेक्ट आ गया जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, पर जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, CH3N, इसके बाद 3 हाइड्रोजन ऐसी हैं जो H बॉन्डिंग कर पाएंगी, तो ये मैक्सिमम नहीं है, पर यहां पर दोनों चीजें हैं। अब देखो H बॉन्डिंग कम होगी, H बॉन्डिंग कम हो गई ना, तो ये उतना स्टेबल नहीं है, तो अगर ये उतना स्टेबल नहीं है तो इसके बनने के चांसेस उतने अच्छे नहीं होंगे। तो H बॉन्डिंग कम हो रही है पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाओगे H बॉन्डिंग कम होती जाएगी, और दोनों चीजें क्या कर रही हैं, बेसिसिटी को
बढ़ाती हैं, पर दोनों इकट्ठे नहीं बढ़ सकते। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, क्योंकि जितने मैं अल्काइल ग्रुप लगाता जाऊंगा हाइड्रोजन घटते जाएंगे, हाइड्रोजन घटते जाएंगे तो फाइनल जो आपका आयन बनेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कम, और वो कम होगी तो ये बड़ा स्टेबलाइज नहीं होगा, स्टेबलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी घटेगी। तो दो इफेक्ट काम कर रहे हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में बेसिसिटी का ऑर्डर डिफाइन करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वी नेवर नो कि कब कौन सा इफेक्ट कितना डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। अब एक और मिथाइल यहां पे लगा के देखते हैं, CH3 ट्वाइस NH, इसको H2O से रिएक्ट करवाओ। ठीक है, तो CH3 ट्वाइस है, तो सब जगह कार्बन बनाने की आदत होगी आजकल। ये पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें दो ही हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग कर पाएगा, तो जैसे मैं इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एसिडिटी उसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट गई जिसकी वजह से बेसिसिटी घटनी चाहिए। तो एक से बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, दूसरे से बेसिसिटी घट जानी चाहिए, तो अल्टीमेटली बेसिसिटी का होगा क्या? तो बेसिसिटी ऐसे केस में क्या होता है, यहां पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है दैट इज 2 डिग्री मीन, देन 1 डिग्री मीन, देन 3 डिग्री मीन, देन अमोनिया। तो ये ऑर्डर किसके लिए आएगा, कितने बताते हैं मेरे को बच्चे? बेटा अगर ये 213 में लिखता हूं तो ये मिथाइल अमीन के लिए आता है या इथाइल के लिए आता है, ये जल्दी से बताओ। लेट्स सी कि कितने बच्चों को 11th वाले फंडे याद हैं। लगातार बोल बोल के पूरा एकदम जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स क्विकली। टू वन थ्री का मतलब कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, किसमें? अब 2 डिग्री में आप मिथाइल लगा रहे हैं अल्काइल ग्रुप या इथाइल लगा रहे हैं, किसके लिए होगा ये? यस, तो बच्चों का आंसर सही आ गया, मिथाइल। तो ये है फॉर मिथाइल। और जब इथाइल लगता है तो फिर 2, 3, 1 और अमोनिया आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर भी फिक्स हो गया, ये अल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज वेरी करेगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी चेंज होगा, और साइज वेरी करने से इस आयन की कितनी अच्छे से सॉल्वेशन हो रही है वो भी वेरी करेगा। तो एक कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। मिथाइल के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया, और इथाइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री फिर अमोनिया। ठीक है, तो ये 213 आप आई थिंक आप सबको पता ही है 213 क्या है ये। इसका मतलब फॉर मिथाइल 2 डिग्री मीन का मतलब है CH3 ट्वाइस NH, फिर 1 डिग्री का मतलब है CH3 NH2, और फिर 3 डिग्री का मतलब है CH3 थ्राइस N, और फिर जाके अमोनिया। और फॉर इथाइल तो ऑर्थो इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक आपने बेंजोइक है ना, बेंजोइक के आपके जो डेरिवेटिव है बेंजोइक एसिड की वहां पर पढ़ा होता है आपने, वो आपका फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट होता है। यहां पर जो होता है इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। तो सिंपल सा फंडा क्या हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होते हैं वो वीक होते हैं एनिलीन से, उनकी बेसिसिटी कम होती है। मतलब ऑर्थो वाले की बेसिसिटी नॉर्मल से कम होगी। क्यों होगी? और ये ऑर्थो इफेक्ट आपका तब काम नहीं करेगा अगर OH या OCH3 ग्रुप लगे हों, तब ये काम नहीं करता। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्थो वाला है, अब ये डोनेटिंग था या विड्रॉइंग था, भाई ये वीक बेस होगा। मतलब विड्रॉइंग तो ऑब्वियसली बात है वीक ही होता है, क्योंकि विड्रॉइंग करने से क्या होता है, बेसिसिटी घटती है। पर इवन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से भी बेसिसिटी घट गई एनिलीन के कंपैरिजन में। क्यों? अब आप बोलोगे सर ये तो डोनेटिंग ग्रुप लगा है, बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, पर ऑर्थो इफेक्ट लग गया, SIP। अब ये SIP क्या होता है? SIP तो हमने इन्वेस्टमेंट में सुना है, बैंक वाले यूज करते हैं, बट यहां पर SIP क्या हो रहा है? देखो, यहां पर SIP ये हो रहा है कि अगर मैं इसकी करा दूं प्रोटोनेशन, ऑर्थोटोल्विडीन की अगर मैं करवा दूं प्रोटोनेशन, तो प्यारे क्या आएगा? देखो
ये लेते हैं NH2, ये CH3, इसकी करवा दी हमने प्रोटोनेशन H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, ये था sp2, sp2 की वजह से ये था प्लेनर, ओके प्लेनर था ये। अब जैसे आपने प्रोटोनेट करवाया, ये बन गया NH3 पॉजिटिव और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल। तो NH3 पॉजिटिव होने की वजह से, टेट्राहेड्रल होने की वजह से अब ये और ये काफी क्लोज हो गए, क्योंकि ये प्लेनर था तो ये उतना इसको रिपल्शन नहीं क्रिएट कर रहा है, ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है ऑर्थो वाले ग्रुप के साथ। तो ऑर्थो वाला कौन है कैसा है इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहा भाई है और मेरे को रिपल्शन मिल रही है, मैं यहां पर खुश नहीं हूं, राइट। तो अगर यहां पर रिपल्शन हो रही है इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, तो ये नहीं बनना चाहेगा। अगर ये नहीं बनना चाहेगा तो मतलब ये H पॉजिटिव गेन नहीं करना चाहेगा। अगर H पॉजिटिव गेन नहीं करना चाहेगा मतलब ये उतना अच्छा बेस नहीं होगा, राइट। तो व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाट इज SIP, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, कि भाई स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से प्रोटोनेशन नहीं करना चाहता, प्रोटोनेशन इज इनहिबिटेड, हो ही नहीं रही या कम हो रही कंपैरेटिवली, तो दैट इज कॉल्ड SIP इफेक्ट, कि भाई ये पड़ोसियों की रिपल्शन की वजह से वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए H पॉजिटिव, मैं ऐसे खुश हूं। तो इसीलिए एनिलिन ज्यादा बेसिक है ऑर्थोटोल्यूडीन से, ठीक है। फिर एक जनरल कि पैरा इफेक्ट भी आता है, अमीन में पैरा इफेक्ट भी आता है। ये पैरा इफेक्ट उतना प्रॉपर नहीं है, आप सब जगह नहीं अप्लाई कर सकते इसको, जहां पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो घटाते ही है बेसिसिटी, है ना। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जनरली स्ट्रॉन्गर होती है सिंपल एनिलीन से। ये आपके आ गया पैरा इफेक्ट। तो देखो ये ऑर्थो पे था OCH3 डोनेटिंग ग्रुप है, ये पैरा पे है OCH3, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, किसके थ्रू, मेसोमेरिक के थ्रू डोनेट कर रहा है, ये वाला भी मेसोमेरिक के थ्रू डोनेट कर रहा है। इंडक्टिव से दोनों खींच लेते हैं, पर इंडक्टिव और मेसोमेरिक मिला के OCH3 का मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो ओवरऑल ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो पैरा वाला ऑर्थो वाले से ज्यादा बेसिक है। चलिए अब इसके बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपके पास है 1 मिनट का समय, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा आपका परफेक्टली हो जाना चाहिए, और केमिकल बॉन्डिंग के बाद वो आपके फंडे हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो स्ट्रांग हो गए, S ब्लॉक को जल्दी से मारो।